आयंस ग्रेजुअली लिख देते हैं, ठीक है ना, वो बेटर वर्ड रहेगा। आयंस, बट द साइज ऑफ आयंस gradually decreases with increase in एटॉमिक नंबर। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, नो एक्सेप्शन, लेकिन साइज ऑफ एटम में क्या होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। डिक्रीजेज मीन्स विद सम एक्सेप्शन, विद सम एक्सेप्शंस, ठीक। लेकिन साइज ऑफ आयन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेगुलरली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर देख लो बस किसका क्या है और रेगुलरली डिक्रीज करते चले जाओ, ये एफ ब्लॉक के लिए। और इसमें कोई ग्रुप वगैरह होते नहीं, सभी सेम ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। यह है एटॉमिक साइज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी कि एटॉमिक रेडियस, मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सॉरी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर भी, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन की बात करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ कार्बन क्या होगा, 1.54 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये होता है कितना, 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ कार्बन क्या होगा, 1.33 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3-4 भी लिखा हो सकता है, 3-3 भी लिखा है ना, 3-4 भी लिखा हो सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ कार्बन क्या होगा, 1.2 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है किसके साथ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जितना ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा, रेडियस पर उतना ही इफेक्ट होगा। इसलिए जब भी रेडियस सॉल्व करते हैं तो किस कंडीशन में सॉल्व करते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंडीशन में ही रेडियस सॉल्व करते हैं। यानी ऑक्सीजन का रेडियस सॉल्व करना है तो O2 में सॉल्व नहीं करेंगे, O2 में आंसर गलत आएगा क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड है। तो हम किसी सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर, तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, उससे हम आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए, ये तो हुआ इसका। बॉन्ड लेंथ के बारे में हम और स्टडी कर लेंगे आगे, नैप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो आपको तब क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद है आयोनिक रेडियस, ठीक। आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस distance between the nucleus and the electron and the electron in the outermost orbit of the ion, of an ion, ठीक है। तो किसी भी आयन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आयनिक रेडियस होगा, ठीक। कैटायन और एनायन, एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन कैटायन, ठीक। फॉर सेम एलिमेंट,
एक ही एलिमेंट या सेम या वन एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का एनायन, उसी का कैटायन और न्यूट्रल एटम का ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, जैसे आई नेगेटिव ग्रेटर देन आई, रेडियस ग्रेटर देन आई पॉजिटिव, आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और ऐसे ही कोई भी और जिसको भी हम लेते हैं, ठीक है, आयनिक रेडियस। और ये आयनिक रेडियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होता है। ठीक, आयनिक रेडियस इंक्रीजेज डिक्रीजेज वो डिपेंड करता है कैटायन है या एनायन है। ठीक, जैसे कैटायन, फोर कैटायन सॉरी आयोनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आयरन 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है तो साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। 3 पॉजिटिव है स्मॉलर साइज़। ठीक है, तो आयनिक रेडियस इसका छोटा होगा, चार्ज के अपोजिट होता है। ठीक, ये तो कैटायन के लिए है। ठीक है, 4 एनायन, एनायन की बात करते हैं तो आयोनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, जैसे अगर हम उसकी बात करें, कोई भी एक एनायन ले लेते हैं तो हम इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का साइज़ लार्जर होगा देन ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक, या कोई और उसमें चार्जेस इंक्रीज़ करते चले जाइए बस आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैटायन का चार्ज, कैटायन का हमने लिख लिया, एनायन का हमने लिख लिया। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सीज़ियम तो आपको पता ही है कि क्या होगा, हाइड्रोजन H नेगेटिव का साइज़ अनएक्सपेक्टेडली लार्जर होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, एज नेगेटिव एज H नेगेटिव हैज़ अनयूजुअली लिख लो, या ऐसे लिख देते हैं, H नेगेटिव हैज़ लार्ज साइज देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, मतलब क्लोज टू आयोडीन इसका साइज़ हो जाता है, क्लोज टू आई, क्लोज टू आयोडीन। आयोडीन के पास चला जाता है, आयोडीन बहुत लार्ज साइज़ का होता है, आई में 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साइज़ के बराबर ही H नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, तो इसका साइज़ ध्यान रखना, कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो इट हैज़ अनयूजुअली लार्ज साइज़, अनयूजुअल लार्ज साइज़ होता है। ठीक है, और साइज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के केस में साइज़ को सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो तो हमने लिख लिया है, एंड डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो हमने लिख लिया है। ठीक, तो सेम ऐसे ही होता है इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आयनिक रेडियस decreases with increase in positive charge और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज का हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लिखें, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है,
Si4 पॉजिटिव। अब इनमें सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, इसके पास और कम है, इसके पास और भी कम है, तो साइज़ ऐसे साइज़ डिक्रीज़ होगा ना, इसका साइज़ सबसे छोटा होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स। ठीक है। और ऐसे ही किसके केस में होगा, नेगेटिव, यानी एनायन के केस में। एनायन के केस में क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीजेज, आयनिक रेडियस इंक्रीजेज, increases with increase in negative charge और decrease in protons। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, C4 नेगेटिव, तो इसमें ज़्यादा चार्ज है तो इसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, आयनिक रेडियस इसका और भी लार्ज होगा, इसका स्मॉलर होगा, इस तरह से। ठीक, क्यों, क्योंकि सभी के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन कम है। देखो 6 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन कम है तो साइज़ लार्ज होगा। मतलब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसे, चार्ज के बेस पर या इसके बेस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पर। ठीक, तो ये होता है साइज़। तो साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मेन मतलब 3 ही प्रॉपर्टीज़ की मेन है, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। आयनाइजेशन या एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसके क्वेश्चन मिलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो अगला टॉपिक होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस ये 3 है। उसके बाद वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी किसी कंपटीशन में तो कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, हाँ बुक्स में ज़रूर मिल जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव का, लेकिन हम यूज़ करते हैं इसलिए उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद फिर वो छोटे छोटे एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, वो तो सीधा सीधा एक एक लाइन के हैं। मतलब एसिडिक करेक्टर लिखा तो बस एक लाइन लिखी, ख़त्म, वही क्वेश्चन है, वही एक्सप्लेनेशन है, वही आंसर है उसका। ठीक है, तो वो छोटे छोटे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो, तो एक तरह से ये समझिए। तो मेन तो बस समझने के लिए यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी सेकंड फैक्टर, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या क्या लिखा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आई पी और इसे आई ई। ठीक, ये, और मैंने पोटेंशियल क्या होता है या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये पहले आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते हैं। ओके।